महाराष्ट्र सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस पहनेंगे कांटों का ताज। सामने होगी बहुत सारी चुनौतियां। राजनीतिक स्थिरता केवल विधायी बहुमत से नहीं आती। असुरक्षित साझेदार और एक मजबूत विपक्ष सरकार की राजनीतिक क्षमता को हर अवसर पर परखेंगे। इस तरह देवेंद्र फडणवीस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना देवेंद्र फडणवीस के लिए आसान नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र के सीएम के रूप में तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके हैं। महायुति को प्रचंड बहुमत दिलाने में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य में बीजेपी की ओर से सबसे अधिक रैलियां करने वाला यह मराठा पेशवा अपनी रणनीति के बदौलत बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब हुआ है। पर चुनाव जीतने से बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र में सरकार चलाना है। फिलहाल पिछली महायुति सरकार ने जनता से इतने वादे किए हैं कि लोगों की उम्मीदों का पहाड़ बहुत बड़ा हो गया है, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। यही नहीं, सहयोगियों के साथ इस तरह बैलेंस बिहेवियर करना होगा जिससे वो न तो सर पर चढ़े और न ही ब्लैकमेलिंग करने पर उतारू हो जाएं। हमलावर सिर्फ विपक्ष ही नहीं होगा, अंदर से भी वार होंगे, जिससे बचते हुए महाराष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। फिलहाल ताजपोशी के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस को कुछ चुनौतियों से तुरंत दो चार होना पड़ेगा। पहला, लाड़की बहन जैसी योजनाओं की राशि बढ़ाना। विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ी मात्रा में रियायतें घोषित और लागू कर दी गई थी। सरकार की पहली प्राथमिकता इन वादों को न्यूनतम रिसाव के साथ लक्षित तरीके से पूरा करना होनी चाहिए, ताकि वित्तीय स्थिति स्थिर हो सके। महायुति ने लाड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1,500 रूपए से बढ़ाकर 2,100 रूपए प्रति माह करने का वादा किया था। यही नहीं, किसान सम्मान निधि की राशि भी 12,000 से 15,000 करने का वादा है। इसके अलावा किसानों की ऋण माफी, वृद्धावस्था पेंशन आदि में बढ़ोतरी आदि की बात है। जाहिर है कि इन वादों को पूरा करने में राज्य के जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की उपलब्धता मुश्किल हो सकती है। राज्य का कर्ज 7.82 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि राजस्व वृद्धि जहां था वहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। देश के प्रमुख विकास इंजन के रूप में अगर महाराष्ट्र वित्तीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाए तो यह एक त्रासदी होगी। दूसरी बात, बीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बीएमसी का चुनाव जीतना। कहा जाता है कि बीएमसी को जीतना किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने जितना ही अहम होता है। एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव तक खुद को सीएम बनाए रखने की मांग कर रहे थे, पर बीजेपी राजी नहीं हुई। दरअसल बीएमसी पर 3 दशक से शिवसेना अविभाजित का कब्जा है। अब शिवसेना बढ़ चुकी है, पर जिस तरह शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उसका फायदा शिवसेना यूबीटी उठाने की पूरी कोशिश करेगी। हो सकता है कि अंदर ही अंदर एकनाथ शिंदे भी यही चाहे कि महायुति ये चुनाव हार जाए। इसलिए अगर सरकार पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखनी है तो हर हाल में फडणवीस को बीएमसी का चुनाव जीतकर दिखाना होगा। तीसरी बात, राजनीतिक साझेदारों के साथ पावर शेयरिंग। राजनीतिक स्थिरता केवल विधायी बहुमत से नहीं आती। असुरक्षित साझेदार और एक मजबूत विपक्ष सरकार की राजनीतिक क्षमता को हर अवसर पर परखेंगे। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को बहुत कुशलता से अपने सहयोगियों के साथ डील करना होगा, क्योंकि महायुति में एक सहयोगी कुर्सी छोड़ने के चलते खार खाए हुए है, तो दूसरे सहयोगी की बहुत पुरानी तमन्ना है सीएम की कुर्सी तक पहुंचना। इन दोनों सहयोगियों ने यहां तक पहुंचने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी ये दे चुके हैं, वह उदाहरण है कि वह कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए फडणवीस को यह सलाह है कि वे राज्य को एक एडवाइजरी त्रिमूर्ति के माध्यम से चलाएं। इसका मतलब है कि दोनों कनिष्ठ साझेदार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना
और अजित पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी नीतिगत निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाए। सबसे अहम बात इसमें है गुजरात जा रहे प्रोजेक्ट को रोकना। विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार सबसे बड़ा आरोप यही था कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ने अपने चिप फैक्ट्री प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में लगाने का फैसला किया था। यह प्रोजेक्ट 1.53 लाख करोड़ रुपए का है। यही नहीं, टाटा एयरबस C295 परिवहन विमान परियोजना भी गुजरात चली गई। यह परियोजना 22,000 करोड़ रुपए की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए विपक्ष की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक टीवी डिबेट में कहा था कि एक प्रोजेक्ट को लेकर मैंने उनसे पूछा कि आपने महाराष्ट्र में वह प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा कि वहां पर इतनी तकलीफ थी कि बिजनेस करने का मजा नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कि आप मजा किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि वहां उस समय राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, भ्रष्टाचार काफी था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। एक पार्टी के मंत्री से कुछ तय कर लो तो दूसरी पार्टी का मंत्री पूछता था कि मेरा हिस्सा कहाँ है। हिस्सेदारी बांटने के चक्कर में महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है, अब देवेंद्र जी को दुगनी मेहनत करके इसका मेकअप करना पड़ेगा। जाहिर है कि देवेंद्र फडणवीस को अब यह साबित करना पड़ेगा। इस बीच अगर कोई प्रोजेक्ट गुजरात जाता है तो जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद भी मराठा आरक्षण। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की अपनी सियासी ताकत है। मराठे न केवल ताकतवर हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं। एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते विपक्ष हर कोशिश करेगा कि उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जरांगे पाटिल को सबसे अधिक दिक्कत देवेंद्र फडणवीस से ही रही है। जाहिर है कि एक बार फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें होंगी। शिंदे को सीएम न बनाने का फायदा उद्धव ठाकरे भी उठाना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को यह समझाएंगे कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल किया। उद्धव ठाकरे इस तरह शिव सैनिकों को अपने साथ लाने में सफल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कम, देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा छोटे व्यवसायों जो मुख्य रूप से रोजगार सृजन के इंजन हैं, के लिए नियमों को सरल और कम करना होगा। फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के सत्ता में आने के साथ उम्मीद है कि आर्थिक विकास, नौकरियों और बेहतर कानून व्यवस्था से जनता वंचित नहीं होगी। नई सोच और नए नजरिए के साथ न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचारों को खुलकर देश व समाज के समक्ष कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार और आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें।